हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बो हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर मैं रोज आती हूँ आपके समक्ष। तो आज हम यूपीएचएससी परीक्षा के लिए नाटक विधा से प्रश्नावली लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज का पहला प्रश्न है आप सभी के समक्ष। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक की भूमिका में यह लिखा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंशों के उन प्रकांडों को सामने लाने की है जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ आपको बता दिया गया है कि पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और कहाँ लिखी है। ये एक नाटक की भूमिका में लिखते समय इन्होंने ये बात कही है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंशों के प्रकांडों को सामने लाने की है जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। तो यहाँ चंद्रगुप्त विकल्प में है। स्कंदगुप्त नाटक का नाम है विशाख। ध्रुव स्वामिनी, तो यहाँ इनमें से कौन सा नाटक है जिसकी भूमिका में जयशंकर प्रसाद यह बात लिखते हैं। तो याद रखिए ये इन्होंने कहा था विशाख नाटक के अंतर्गत। विशाख नाटक की भूमिका में इन्होंने यह बात कही थी कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंशों के उन प्रकांडों को सामने लाने की है जिन्होंने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक, ये सारे नाटकों के यदि आपसे वर्ष पूछे जाएं तो कौन सा किस वर्ष प्रकाशित हुआ, जैसे कि आपको पता ही है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को क्रम से लगाने के लिए प्रश्न आता है और कुछ नाटकों के वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं कौन से वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो चंद्रगुप्त किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1931 में। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ। विशाख ये 1921 में प्रकाशित हुआ और ध्रुव स्वामिनी ये 1933 में प्रकाशित हुआ और इनका अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है? ध्रुव स्वामिनी ही माना जाता है। ठीक है। इसी के साथ इनका प्रथम नाटक कौन सा है, वो कब प्रकाशित हुआ? तो सज्जन है, 1910 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1910 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनका नाटक राज्यश्री है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में। और यदि जयशंकर प्रसाद को नाटकों के अलावा हमें काव्य के अंतर्गत देखना है तो किस वाद के अंतर्गत ये आते हैं? तो याद रखिए आधुनिक भारत के अंतर्गत ये छायावाद के कवि हैं। छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में इनका नाम लिया जाता है क्योंकि छायावाद के 4 मुख्य स्तंभ माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। और वहां उनका जो जन्म वर्ष है वो भी पूछा जाता है। तो क्या क्या जन्म वर्ष है? जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष क्या है? 1889। जो निराला है, निराला का वर्ष क्या है? निराला का है 1899। पंत का 1900 और महादेवी वर्मा इनका 1907। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनको आपको क्रम से लगाने के लिए भी आता है इन कवियों को कि कौन सा जन्म के आधार पे आपको इन्हें क्रमबद्ध करना होता है छायावाद के कवियों को। फिर ये प्रश्न भी बनता है कि छायावाद के कवि इनमें से कौन सा है जो इस 4 मुख्य स्तंभों में शामिल नहीं है। तो 4 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं ये आपको पता है। अब बात कर रहे हैं हम नाटक विधा की, तो नाटक विधा पर ही आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? किस नाटक में? देखिए आपके यहाँ प्रश्न, जब यहाँ प्रश्न दिया गया तो यहाँ नाटक का नाम बता दिया गया। आपसे यहाँ पात्र का नाम पूछा कि ये संवाद जो वक्तव्य है, ये कथन है, किसने कहा है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कथन किस नाटक का है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह जो बात है स्कंदगुप्त नाटक के अंतर्गत स्कंदगुप्त नामक पात्र ने ही कहा है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया? स्कंदगुप्त के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है। प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में मंगला प्रसाद पारितोषिक किस नाटक को प्राप्त हुआ? प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो किस नाटक पर मिला था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या जन्मेजय का नागयज्ञ। तो याद रखिए जब मंगला प्रसाद पारितोषिक की बात आती है यह भी इन्हें प्राप्त हुआ था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है स्कंदगुप्त नाटक पर मिला था। ठीक है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिका एक ही अभिनेता द्वारा निभाए जाने का मुख्य
नाट्य उद्देश्य क्या है? पात्र 4 रखे गए, 4 पुरुषों की भूमिका का निर्वाह नाटक के अंतर्गत हुआ। पुरुष 1 आता है, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। लेकिन सभी पात्र जो ये पुरुष हैं, पुरुष की भूमिका है, एक व्यक्ति ही निर्वाह कर रहा है। जब महेंद्रनाथ की का संवाद होता है तब वही व्यक्ति महेंद्रनाथ बनकर बोलता है। जब जुनेजा की बात होती है तो जुनेजा बनकर बोलता है, सिंघानिया की बात होती है तो सिंघानिया बनकर बोलता है। तो यहाँ यही कहा गया कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिका एक ही अभिनेता द्वारा निभाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट की कमी, पुरुष की एक रूपता और व्यक्तित्वहीनता को दर्शाना, सावित्री के अंतर्द्वंद को दिखाना, नाटक को प्रयोगात्मक बनाना। तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है पुरुष की एक रूपता और व्यक्तित्वहीनता को दर्शाना। किसका नाटक है? मोहन राकेश का है, ये हमें याद रखना। कब प्रकाशित हुआ? वर्ष भी पूछा जा सकता है। तो 1969 में प्रकाशित हुआ। अंधा युग के संदर्भ में ये किसने कहा कि यह एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है? अंधा युग नाटक किसका है? धर्मवीर भारती का है। कब लिखा गया है? अब इसका वर्ष आपको बताना है। ये 1955 में लिखा गया। अब यहाँ एक कथन है इसके विषय में कि यह एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग नाटक के लिए यह बात किसने कही है? और विकल्प है आपके समक्ष: हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो यह बात जो कथन है कि यह एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है, यह कथन कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे? इनके मुख्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं आपके दिमाग में? जब आप ऐसे विकल्प देख रहे हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए। नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक है? धर्मवीर भारती के कौन कौन से नाटक हैं? ये दिमाग में एक बार को हमारे आ जाने चाहिए। जब हम ऐसे ऑप्शन देखते हैं उससे क्या होता है? रिकॉलिंग पावर हमारी बढ़ती है। एक और द्रोणाचार्य नाटक में अरविंद किस आधुनिक समस्या का प्रतिनिधित्व करता है? किसकी बात कर रहे हैं? एक नाटक है एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष का नाटक है। शंकर शेष द्वारा रचित जो नाटक है इसमें एक पात्र आता है अरविंद, आधुनिक समस्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कौन सी आधुनिक समस्या है जिसका उसने यहाँ प्रतिनिधित्व किया? किसको उठाया गया लेखक के द्वारा? बेरोजगारी, बौद्धिक समझौता, भ्रष्ट व्यवस्था, पारिवारिक विघटन या छात्र राजनीति। तो याद रखिए अरविंद शिकार होता है भ्रष्ट व्यवस्था का, तो बौद्धिक समझौता उसे करना पड़ता है। बौद्धिक समझौता करता है, किसके कारण करता है? क्योंकि व्यवस्था भ्रष्ट है। तो यहाँ अरविंद किस समस्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है? बौद्धिक समझौता और भ्रष्ट व्यवस्था का। ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में भी कलह है। ये किसने कहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में भी कलह है? यह संवाद ध्रुव स्वामिनी के किस पात्र का है? देखिए यहाँ फिर वही चीज है, पात्र का नाम पूछ लिया है, लेकिन आपसे परीक्षा में नाटक का नाम पूछा जा सकता है। और आप इसमें कहीं से कहीं भी नाटक को अगर नहीं पढ़ा हुआ है या आपने इस पंक्ति को नहीं पढ़ा, नाटक के विषय में नहीं पढ़ा, तो आप कहीं से कहीं तक भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि आप तुक्केबाजी की स्थिति में ही रहेंगे। तो हमें पढ़ लेने चाहिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में भी कलह है, यह संवाद ध्रुव स्वामिनी के किस पात्र का है? ध्रुव स्वामिनी का या मंदाकिनी, कोमा या चंद्रगुप्त? तो यह कथन किसका है? कोमा का है। किसके द्वारा कहा गया? कोमा के द्वारा कहा गया। प्रसाद के नाटकों में विदूषक का अभाव है। किसका अभाव है? विदूषक का अभाव है। किंतु स्कंदगुप्त में विदूषक जैसी भूमिका किसकी है? मुद्गल, मातृगुप्त, शरुनाग या पर्णदत्त? पहले यहाँ जो प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों में विदूषक का अभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन स्कंदगुप्त नाटक में कोई भूमिका निर्वाह कर रहा है, वैसा ही विदूषक जैसा दिखाई पड़ता है वह है मुद्गल। कौन है? मुद्गल। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जब बात करते हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने जो अपने नाटक लिखे थे वो इस शैली में लिखे थे कि उनके कथन बहुत बड़े बड़े थे। उनका मंचन और जो उन्होंने उसकी रंगमंचता का प्रावधान किया वो ऐसा था कि उसे रंगमंच पर प्रदर्शित करना मुश्किल था। तो इनके नाटकों के बारे में, इनके संवाद लंबे थे, उन्हें भारतीय रंगमंच के अनुकूल नहीं थे। यह बात सत्य साबित होती है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़कर। ठीक है। क्योंकि इनके ज्यादातर नाटक जो हम देख रहे हैं वो ऐतिहासिक पात्रों को लेकर इन्होंने उन पर नाटक लिखे हैं। अंधा युग के किस पात्र को संजय के संवाद सुनने का अधिकार है? अंधा युग के जो पात्र हैं, अंधा युग में आपको याद रखना है एक चीज,
कि अंधा युग नाटक पढ़ते समय उसके जो दृश्य बताए गए हैं उनका क्रम याद रखिएगा, ठीक है। कौन से दृश्य में कौन सा है, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ बीच में अंतराल रखा गया, किस किस अंक के बीच में दृश्य के बीच में अंतराल रखा गया, ये भी प्रश्न आता है। कौन सा अंतराल रखा गया ये भी ध्यान रखिएगा। अंधा युग के किस पात्र को संजय के संवाद सुनने का अधिकार है, धृतराष्ट्र और गांधारी, केवल धृतराष्ट्र, केवल गांधारी या विदुर। तो जब बात करते हैं किस पात्र को संजय के संवाद सुनने का अधिकार है, तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को ही संजय के संवाद सुनने का अधिकार अंधा युग नाटक में दिया गया है, ठीक है। लहरों के राजहंस का नायक नंद अंत में क्या करता है? लहरों के राजहंस नाटक किसका है? कल इस पे बात की थी, आपको बता दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। इसका जो नायक है वो नंद है। वो अंत में क्या करता है, यानी नाटक के अंत में क्या करता है, वह सुंदरी के पास लौट आता है, प्रवर्जिया अर्थात दीक्षा ग्रहण कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, या राज्य त्याग कर वन चला जाता है। तो राजहंस लास्ट में क्या करता है, प्रवर्ज्य यानी दीक्षा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी में किस अंक में अंधेर नगरी का गीत और शिष्यों द्वारा गाया जाता है? अर्थात जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी, जिसे कुछ लोग एकांकी भी कहते थे, लेकिन उसे बाद में उसमें विभिन्न 6 दृश्य होने के कारण एकांकी की श्रृंखला से उसे निकाल दिया जाता है। उस अंधेर नगरी को किस अंक में अंधेर नगरी का गीत गुरु और शिष्य द्वारा गाया जाता है? कब प्रकाशित हुआ था अंधेर नगरी? तो ये याद रखिए, यहां से प्रश्न बनता है। 1881 में प्रकाशित हुआ। प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में। अब यहाँ पर एक चीज दी है, प्रथम अंक में बाह्य प्रांत का वर्णन है, द्वितीय अंक में बाजार का वर्णन है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तृतीय अंक में जंगल का वर्णन है, मतलब जंगल की बात की जाती है, और चतुर्थ अंक में राज्यसभा की बात की जाती है। और गुरु और शिष्य गीत गाते हुए किस अंक में आते हैं? तो आते हैं तृतीय अंक में। किस में आते हैं? तृतीय अंक में, ठीक है। भारत दूरदर्शन नाटक के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कुल 6 अंक है। तो भारत दूरदर्शन नाटक और अंधेर नगरी, मतलब भारत दूरदर्शन में 6 अंक है और अंधेर नगरी में 6 दृश्य हैं। नाटक का प्रारंभ लावनी गायन से होता है, बिल्कुल होता है। रोहू का सब भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शन न देखी जाए, यह गाते हुए लावनी शुरू होती है। भारत भाग्य पात्र 6ठे अंक में आत्महत्या कर लेता है, यह बात भी सही है। यह नाटक का प्रारंभ लावनी गायन से होता है, लावनी गायन से नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि असत्य कथन ढूंढना था। प्रारंभ नहीं होता, प्रथम अंक में गाते हुए आता है, लेकिन प्रारंभ नहीं होता लावनी से, ठीक है। भारत भाग्य पात्र 6ठे अंक में आत्महत्या कर लेता है, ये बात सही है। नाटक रूपक की नाट्य रासक भेद के अंतर्गत आता है, ये बात भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हमारा उत्तर क्या है? हमें असत्य कथन का चयन करना है, तो हमारा उत्तर यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है। 6 अंक है, ये भी हमें पता है। दूसरी चीज, इसमें इसके जो पात्र हैं उनके नाम पता होने चाहिए। आलस्य, मदिरा, भारत, भारत भाग्य, भारत दुर्देव, ये सारे इसके पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन किस देश का राजकुमार है? जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन किस देश का राजकुमार है? मालव, सिंघल, मगध या गांधार? किसकी बात करें? धातुसेन, ये पात्र है, ये राजकुमार है सिंघल का, सिंघल द्वीप का, ठीक है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये प्रसिद्ध कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस अंक के प्रारंभ में आता है? अभी जो पीछे प्रश्न आया था वहां पूछा था अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह है स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र के द्वारा कहा गया? तो हमने देखा था ये स्कंदगुप्त ने ही कहा है। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि नाटक के किस अंक में यह बात कही जाती है? प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक या पंचम अंक? तो ये बात कही जाती है तृतीय अंक में। किसमें कही जाती है? तृतीय अंक में। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र कौरनेलिया भारत के संदर्भ में क्या कहती है? यह देवताओं की भूमि है, अरुण मधुमेह देश हमारा, भारत एक स्वप्न लोक है, संसार का सबसे पवित्र देश भारत है। जब कौरनेलिया की बात आती है तो वो एक गीत गाती है भारत के संदर्भ में,
अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को भी मिलता सहारा। तो यहाँ ये पंक्ति कॉर्नेलिया के द्वारा कही गई। तो भारत के संदर्भ में क्या कहती है? अरुणीय मधुमेह देश हमारा। फिर बात आती है कि जब हम बात करें चंद्रगुप्त नाटक की, ये कब प्रकाशित हुआ था ये मैं बता चुकी हूँ, 1931। और उसी के साथ एक और पात्र है इसमें, एक और गीत है जिसकी हमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनता रहता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से हिमाद्री तुंग श्रृंग सुध भारती। ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है? गीत कौन गा रहा है? अरुणीय मधुमेह देश हमारा, यह तो गा रही है कॉर्नेलिया। और जब हिमाद्री तुंग श्रृंग सुध भारती ये गीत की बात आती है तो उसे गाती है अलका। कौन गाती है? अलका। ठीक। ध्रुव स्वामिनी नाटक में खड़क धारिणी किसकी गुप्तचर है? खड़क धारिणी किसकी गुप्तचर है? रामगुप्त की, चंद्रगुप्त की, शिखर स्वामी की। तो याद रखिए खड़क धारिणी जो है वो गुप्तचर है शकराज की। किसकी है? शकराज की। अंधा युक्ति के संग में युयुत्सु की आत्महत्या का वर्णन है। पशु का उदय, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। किसकी बात कर रहा है? युयुत्सु की आत्महत्या का वर्णन किस अंक में है? तो याद रखिए इसका जो समापन, ये अंत जो इसका हमें दिखाई देता है, युयुत्सु की आत्महत्या विजय एक क्रमिक आत्महत्या के अंतर्गत दिखाई देता है। ठीक है। पशु का उदय, गांधारी का शाप, अश्वत्थामा, ये सारे इसके दृश्य चलते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है युयुत्सु की आत्महत्या तो वो अंतिम जो दिया गया है समापन से पूर्व वाला अंक, उसमें वो आत्महत्या करता है। युद्ध उपरांत यह कैसा सत्य है? लज्जा आती है मुझे अपनी इस विजय पर। युद्ध उपरांत यह कैसा सत्य है? लज्जा आती है मुझे अपनी इस विजय पर। अंतः युग में यह कथन किसका है? अश्वत्थामा, विदुर, युधिष्ठिर या धृतराष्ट्र। तो ये बात कही गई है युधिष्ठिर के द्वारा। किसके द्वारा कही गई? युधिष्ठिर के द्वारा, कि युद्ध उपरांत ये कैसा सत्य है? लज्जा आती है मुझे अपनी इस विजय पर। मतलब विजय तो प्राप्त हो गई लेकिन मुझे उस पर क्या आ रही है? लज्जा आती है। ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा और चंद्रकला के बीच के द्वंद्व का मुख्य आधार क्या है? सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा और चंद्रकला के बीच के द्वंद्व का आधार विधवा विवाह बना, अविवाहित प्रेम, धन का लोभ, पारिवारिक संपत्ति या राजनीतिक विचारधारा। तो सिंदूर की होली की जब बात आती है इसमें चंद्रकला और मनोरमा के बीच जो द्वंद्व है वो है विधवा विवाह और अविवाहित प्रेम। ठीक है। विधवा विवाह बना अविवाहित प्रेम। आज का अंतिम प्रश्न, मल्लिका तुम मेरे जीवन की वह धुरी हो जिस पर मेरा व्यक्तित्व टिका है, यह भाव कालिदास के किस नाटक की प्रेरणा बनता है? मल्लिका तुम मेरे जीवन की वह धुरी हो जिस पर मेरा व्यक्तित्व टिका है, यह भाव कालिदास के किस नाटक की प्रेरणा बनता है? तो ये बनता है मेघदूत की। ठीक है। ये था आज का अंतिम प्रश्न। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को नमस्कार। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा से पूर्व अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। फिर कल मिलते हैं अपनी नई प्रश्नावली के साथ। ठीक है।